कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान अपना नाम तक भूल जाता है, लेकिन दर्द सब याद रहता है। अनाया भी ऐसी ही एक लड़की थी, जिसे प्यार मिला पर उसका हक नहीं मिला, जिसकी शादी हुई पर दुल्हन वाली इज्जत नहीं मिली, जिसके हाथों में मेहंदी थी लेकिन किस्मत ने उसे किसी और के नाम पर लिख दिया। और फिर एक दिन उसकी जिंदगी के दरवाजे पर वापस आया वो आदमी जिससे उसका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था। एक ऐसा रिश्ता जिसे कोई नहीं मानता, पर वही रिश्ता आज उसकी ढाल बनकर खड़ा है। क्या एक भूल चुकी लड़की वापस पहचान पाएगी अपनी असली जगह? क्या प्यार और तकदीर सच में एक दूसरे का हाथ पकड़ पाएंगे? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक लड़ाई है, एक लड़की की, अपने नाम, अपने हक और अपने प्यार के लिए। रात लगभग 9 बज रहे थे। मुंबई के एक बड़े शानदार सी फेसिंग अपार्टमेंट के अंदर हल्की रोशनी फैली हुई थी। वही अपार्टमेंट जहां पिछले 10 साल से अनाया रह रही थी, अपने पूरे परिवार से दूर, रिश्तों से दूर, लेकिन पैसे और सुविधाओं के बीच कैद होकर। अनाया बस 17 साल की थी, महीनों में 18 की होने वाली थी। वही उम्र जिसके बाद इस पूरे बिजनेस साम्राज्य की पावर उसकी हाथों में आने वाली थी। लेकिन असलियत ये थी कि अभी तक हर छोटी बड़ी बात पर फैसला रफ़ीक चाचा ही लेते थे, जो उसके लिए बाप जैसा होने का दावा करते थे, लेकिन दिल में सिर्फ चीज़ें अपने हाथ में रखने की भूख दबाए हुए थे। आज अनाया बहुत घबराई हुई थी। रफ़ीक चाचा ने अभी कुछ देर पहले उससे कहा कि वे उसकी सगाई अपने बेटे दानिश के साथ तय करना चाहते हैं। दानिश, जिसे अनाया ने आज तक कभी सामने से देखा भी नहीं था। वो कमरे में बैठी उदास थी। धीरे से बोली, चाचा जान, हम कैसे इस शादी के लिए हाँ बोल दे? आपने कहा था कि मेरा बचपन में ही रफ्तार से निकाह हुआ था, फिर अब ये सगाई क्यों? रफ़ीक चाचा ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, आवाज़ में नकली अपनापन। बेटी, वो निकाह कोई मायने नहीं रखता, बस एक खेल था। बचपन के निकाह की असलियत में कोई अहमियत नहीं होती। तुम्हें जो बताया गया वही तुमने सच मान लिया, और हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अनाया की आंखें भर आईं। लेकिन चाचा जान, मम्मा ने तो कहा था। तुम्हारी मम्मा ने झूठ बोला था, रफ़ीक ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। अगर बचपन का निकाह असली होता तो क्या तुम्हारे मामा मामी आज तक तुमसे दूर रहते? कभी मिलने आए? एक कॉल, एक खत, कुछ भी नहीं। उनकी आवाज़ का लहजा अचानक सख्त हो गया था। रहने दो उन पुरानी बातों को, अब तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाकर मेरा दिल दुखाओगी? अनाया कुछ पल तक सन्न रही, फिर तुरंत घुटनों के बल बैठकर बोली, नहीं चाचा जान, आपका दिल दुखाना तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप जैसे कहेंगे मैं वही करूँगी। रफ़ीक चाचा के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान फैल गई। इन 10 सालों से रफ़ीक ने अनाया को भारत से दूर लेकर दुबई में पाला था। पैसे की चमक के बीच, लेकिन रिश्तों से बिल्कुल खाली। सब कुछ था, पढ़ाई, गाड़ी, नौकर, सिक्योरिटी, लेकिन नहीं था तो बस कोई अपना, कोई जो उसे गले लगाकर पूछ ले, अनाया, तुम सच में ठीक हो? इस पूरे अकेलेपन में बस 2 लोग उसके लिए परिवार जैसे थे। एक थी सलमा आंटी, जो उसके साथ घर में रहती थीं, उसका ख्याल रखती थीं, उसे हंसाती थीं, उसे जीना सिखाती थीं। और दूसरी थी उसके कॉलेज की दोस्त मेघा, एक बंगाली लड़की, जो उसके लिए छोटी बहन जैसी थी। बाकी कोई नहीं। रफ़ीक चाचा महीनों में 1-2 बार आ जाते, कभी-कभी तो 4-5 महीने तक उनका नामो निशान नहीं होता, और जब आते तो हर बार कोई नया फैसला सुनाकर जाते। आज भी वो यही कहकर गए थे, दानिश से तुम्हारी सगाई करनी है, और वही बात अनाया की छाती पर भारी पत्थर बनकर रखती थी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उसने खुद को समझाया, चाचा जान ही हमारे बड्डे हैं, उन्हीं ने हमें पाला है, शायद जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे। वो खुद को ये समझाती हुई धीरे से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसकी जिंदगी में अब बहुत बड़ी तूफान आने वाला है। इसी वक्त दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर एक लंबा, खूबसूरत, खतरनाक सी शख्सियत वाला लड़का अपने काले चश्मे को हटाता हुआ एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। उसके कदम, उसकी चाल, सब कुछ देखने वालों को पल भर के लिए थमा देता है। उसका नाम था ज़ैद खान। 28 साल का, और अपने खानदान का सबसे खूबसूरत, सबसे रहस्यमय मर्द।
हर लड़की उसके आसपास से गुजरकर उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन उसने कभी किसी की ओर एक गलत नज़र नहीं डाली थी। उसकी परवरिश में सख्ती थी, तहजीब थी और जिद थी। ऐसी जिद जो किसी की भी नहीं सुनती थी, सिवाय एक इंसान के, उसके दादा जान के। आज वो दुबई इसलिए आया था क्योंकि उसके दादा ने कहा था, जाओ और अपने बचपन के वादे को पूरा करो, यानी अपनी बचपन की दुल्हन को वापस लाने के लिए। जैद अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, टाई ढीली करते हुए, शर्ट के बटन खोलते हुए। फिर शावर के ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो गया। पानी उसके बालों, चेहरे और कंधों पर गिरता रहा। अब की बार वो सिर्फ और सिर्फ एक इरादे के साथ आया था, अनाया को वापस लेने, उसे अपने साथ हिंदुस्तान ले जाने। और ये उसके दादा जान का हुक्म था, जिसे वो कभी नहीं टालता था। उधर भारत में दानिश और उसकी बीवी सारा के बीच तूफान खड़ा हो रहा था। सारा की आंखों में आंसू थे और दानिश की आंखों में गुस्सा। तुम मेरे पापा के फैसले में दखल कैसे दे सकती हो? दानिश ने ठंडे लहजे में कहा। क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम्हारी बेटी की मां भी। लेकिन दानिश के लिए दुनिया में सबसे ऊपर उसके पिता थे। सारा टूट चुकी थी। उसकी गोद में उसकी नन्ही बच्ची थी, आयरा। उसकी मासूम मुस्कान सारा को और रुला देती थी, क्योंकि दानिश दूसरी शादी करने जा रहा था, एक ऐसी लड़की से जिसे सारा ने कभी देखा भी नहीं था। और ठीक उसी रात दुबई में अनाया अपने कमरे में लोशन लगाते बैठी थी। तभी अचानक लाइट चली गई। अगले ही पल किसी ने पीछे से उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया। अनाया की आंखें डर से फैल गईं। वो कोई अनजान आदमी नहीं था। उसका बचपन, उसकी असलियत, उसकी किस्मत, सब कुछ उसी आदमी से जुड़ा था। वो था जैद खान। उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन जिस्म से गर्म दुधकती हवा निकल रही थी। चुप रहो, अगर चीखी तो सांस लेना भूल जाओगी। अनाया डर से थरथरा रही थी। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। जैद उसके गले के करीब झुककर फुसफुसाया। तुम्हारा अपना, तुम्हारा सबसे बड़ा हकदार। यहीं से कहानी की असली शुरुआत होती है। जैद का जुनून, अनाया का डर, दानिश और सारा की टूटी दुनिया, रफ़ीक का लालच और दादा जान का वादा, सब एक धागे में बंधकर आगे बढ़ते हैं। कमरे में अंधेरा गहरा रहा था। अनाया का दिल इतने जोरों से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि अभी उसका सीना फट जाएगा। उसका शरीर जैसे किसी और के कब्जे में हो, एक अजनबी नहीं, बल्कि ऐसा आदमी जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। लेकिन उसकी पकड़, उसका लहजा, उसकी सांसें, सब उसके दिल पर किसी पुराने डर की तरह उतर रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से उस अनजान आदमी की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। कुछ सेकंड तक जूझने के बाद अनाया हार कर बिल्कुल जड़ हो गई। उस आदमी ने धीरे से उसका मुंह छोड़ा और कान के पास झुककर बोला, अगर आवाज़ निकाली तो मैं फिर अपना हाथ तुम्हारे होठों पर नहीं रखूंगा, समझी? फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब किस्म का सुकून भी था और खतरा भी। अनाया धीरे से कांपते हुए बोली, आप कौन है? उसने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और कस दी। अनाया की सांस उखड़ने लगी। वो आदमी उसके बिल्कुल करीब आकर धीरे से फुसफुसाया, मैं वो हूं जिसका नाम तुम भूल गई हो, लेकिन जिसकी याद तुम्हारे अंदर जिंदा है। अनाया की आंखों में घबराहट बढ़ गई। दूर हटिए प्लीज, हमें डर लग रहा है, उसने रोते हुए कहा। उस आदमी की सांसें उसकी गर्दन पर लगीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, डरना सही है, क्योंकि मैं आसान आदमी नहीं हूं, लेकिन याद रखना, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। अनाया ने कांपते हुए कहा, हम आपके चाचा जान को बता देंगे, पुलिस को बुला लेंगे। उस आदमी ने उसका ठुड्डी पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया। अगर तुमने किसी से एक शब्द भी बोला तो तुम्हारे उस प्यारे चाचा जान को मैं अपनी आंखों के सामने खत्म कर दूंगा। ये कोई धमकी नहीं, हकीकत है। अनाया की चीख गले में ही जम गई। उस आदमी ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसकी सांसें महसूस करते हुए फुसफुसाया, अब चुपचाप सुनो, मेरा नाम जैद खान। उसका नाम सुनते ही अनाया के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उसने ये नाम कहीं बहुत गहरे अपने बचपन की एक छोटी सी धुंधली याद में सुना था। आप अनाया के शब्द टूटने लगे। हाँ,
जैद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वही हूं, तुम्हारा बचपन का निकाह, तुम्हारा पहला और आखिरी हकदार। अनाया की आंखें फैल गईं, दिल दो हिस्सों में बट गया, डर और एक अजीब सी पहचान के बीच। लेकिन वो तो बस एक बचपन की बात थी, चाचा जान ने कहा कि। चाचा जान ने झूठ बोला। जैद की आवाज़ अचानक तेज हो गई। वो निकाह हुआ था, साथ काजी के सामने हुआ था। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें लेने आया हूं। अनाया पूरी तरह टूट गई थी। उसका दिल चाहता था वो भाग जाए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। जैद ने धीरे से उसके बालों को छुआ। मैं तुम पर कोई जोर नहीं डाल रहा, ना ही आज कोई हक ले रहा, बस याद दिलाने आया हूं कि मैं वापस आ गया हूं। फिर झटके से खुद को पीछे किया और खिड़की की तरफ बढ़ा। अनाया घबराकर चीखी, रुकी, आप ऐसे कहाँ जा। लेकिन बात अधूरी रह गई। जैद खिड़की से कूदकर गायब हो चुका था। अनाया ने खिड़की से नीचे देखा, पर अंधेरे में कुछ भी नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खिड़की तेजी से बंद कर दी और फर्श पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। या अल्लाह, ये कौन था और ये हमें क्यों नहीं छोड़ रहा। लेकिन वो नहीं जानती थी, वो कोई गैर नहीं था, उसका असली पति था, उसकी किस्मत का मालिक। दूसरी तरफ दिल्ली में जैद की भारत आने की खबर किसी को नहीं पता थी, लेकिन घर में एक और तूफान उठा था। सारा, जो दानिश की बीवी थी, अपनी बच्ची को गोद में लिए बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, हल्का बुखार भी चढ़ा हुआ था। दानिश बैग पैक कर रहा था। आज रात की फ्लाइट से वो दुबई जा रहा था, अपने पिता के कहने पर, अनाया से सगाई करने। सारा टूटे दिल से बोली, मत चाहिए, प्लीज़, आप मेरी जान ले रहे हैं दानिश। लेकिन दानिश का चेहरा पत्थर था। बोला, मेरे पिता का आदेश मेरे लिए सबसे ऊपर है, उनकी बात मेरी जिंदगी का कानून है। सारा ने बहते आंसू रोकने की कोशिश की। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी बेटी की माँ हूँ, इतनी आसानी से आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। दानिश ने सारा की ओर देखा भी नहीं। जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, तुम समझ नहीं पाओगी। वो अपने कपड़े बैग में रखता गया। सारा उसे जाते हुए देखती रही। दिल का हर टुकड़ा फर्श पर गिरता रहा। दानिश, उसने धीमे से कहा, तुम ये सब करने का पछतावा जरूर करोगे, पूरी जिंदगी। पर दानिश बिना पीछे मुड़े दरवाजे से बाहर चला गया। सारा का दिल वहीं रह गया। उधर दुबई में अनाया देर रात तक सो नहीं सकी। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। जैद के हाथों की पकड़, उसकी सांसें, उसकी आवाज़, सब कुछ उसके आसपास ही घूम रहा था। आखिरकार वो थोड़ी देर बाद सो गई, पर उसकी नींद भय से भरी थी। वो हड़बड़ाहट में उठी, घबराई हुई, पसीने से भीगी हुई, और उसकी आंखें खुलते ही जिस चीज़ ने उसे एक बार फिर जड़ कर दिया, वो था जैद। फिर से उसके कमरे में, दिन के उजाले में। अनाया की सांसें रुक गईं। वो बोली, आप फिर आ गए? जैद ने बहुत शांति से कहा, 1 घंटे बाद हमारा निकाह है, चुपचाप चलना है, बहुत बात मत करो। अनाया ने कांपते हुए कहा, हम निकाह नहीं करेंगे, प्लीज़ चले जाइए। जैद ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। तो फिर तुम्हारे चाचा जान, जो आज रात दुबई आ रहे हैं, सीधे कब्रिस्तान जाएंगे। अनाया की आंखें फट गईं, दिल जैसे धड़कना छोड़ गया। जैद बोला, मेरे साथ चलो बस। और अनाया को मजबूरी में उस आदमी के साथ जाना पड़ा जिसने पूरी दुनिया के सामने उसका बचपन का निकाह फिर से पढ़वा दिया। निकाह के बाद वापसी। कार में बैठे बैठे अनाया रो रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। आपने ये सब क्यों किया? उसने सुबकते हुए पूछा। जैद स्टीयरिंग पकड़े बोला, क्योंकि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, तुम्हें अपनी पहचान याद नहीं थी। मैंने बस वही चीज़ फिर से पक्की कर दी जो पहले से थी। अनाया ने टूटे दिल से कहा, हमने कभी किसी और का सोचा ही नहीं, लेकिन आपने हमें 10 साल तक ढूंढा क्यों नहीं? जैद की उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं, उसकी नसें उभर आईं। तुम्हारे चाचा ने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा था, वो गरजते हुए बोला। जिस दिन पता चला, उस दिन से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अनाया की आंखें भर आईं। आप आई नहीं, हम इंतज़ार करते रहे। जैद उसकी ओर झुका। अब आ गया हूँ, तो बताओ कितना याद किया? अनाया की सांस अटक गई। वो कुछ बोल नहीं पाई। जैद ने उसके हाथों को पकड़ लिया। उसकी आवाज़ गहरी थी। याद रखना, अगर तुम्हारे चाचा तुम्हारी सगाई दानिश से कराने आए, तो मैं उसकी उंगली भी तोड़ दूंगा और तुम्हारी भी। वो उसके हाथ पर गर्म किस रखता है और अगली ही फ्लाइट से भारत लौट जाता है। आगे क्या होगा?
जैद भारत पहुंचेगा, दादाजान आईसीयू में होंगे, सारा और दानिश की कहानी मोड़ लेगी और अनाया को रफ़ीक चाचा की चाल का सामना करना पड़ेगा। दुबई से भारत जाने वाली फ्लाइट हवा में उड़ रही थी। जैद अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन दिल उसका वहीं अटका हुआ था, अनाया पर। उसकी मासूम आंखें, उसका रोना, उसका डर, सब कुछ जैसे उसके दिल में छप गया था। उसे गुस्सा भी आ रहा था, दर्द भी और बेचैनी भी। 10 साल, पूरे 10 साल वो उससे दूर रहा था। वो याद करता है, जब उसे पहली बार पता चला कि अनाया को उसके चाचा ने भारत से दूर भेज दिया है, तो उसका खून कैसे खौल उठा था। बस, अब बहुत हो गया, उसने खुद से कहा। इस बार मैं उसे वापस लेकर ही जाऊंगा, किसी की परवाह नहीं। दिल्ली अस्पताल का बाहर का नज़ारा। फ्लाइट उतरते ही जैद सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। दादाजान आईसीयू में थे। उसे लगा था कि वो अंदर जाएगा और दादाजान की हिम्मत थोड़ी लौट आएगी, पर डॉक्टर ने हाथ उठाकर रोक दिया। अभी नहीं, मरीज को आराम की ज़रूरत है। जैद का दिल बैठ गया। वो डॉक्टर के पास लगभग भागते हुए गया। कैसे हैं मेरे दादाजान? कुछ खतरा तो नहीं? डॉक्टर शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पहले से बेहतर है, लेकिन दिल कमज़ोर हो चुका है। अब इन्हें सिर्फ सुकून चाहिए और मन की खुशी। जैद ने गहरी सांस ली। कम से कम जान को खतरा नहीं था। तभी पीछे से एक शांत भारी आवाज़ आई। जैद बेटा, तुम घर जाओ। कितने घंटे हो गए तुम्हें खाते हुए भी? ये जैद के पिता थे, जावेद शाह। जैद ने सिर झुकाया। नहीं बाबा साहब, पहले दादाजान से मिल लूं। मिल लोगे, जावेद शाह ने उसे समझाया, पर पहले खुद को संभालो, अपनी माँ भी तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी। जैद कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक जावेद शाह धीमी आवाज़ में बोले, और कैसी है वो? उनकी आवाज़ में एक अलग ही नरमी थी। जैद समझ गया कि बात किसकी हो रही थी। उसने धीमे से कहा, ठीक है, लेकिन बहुत डरी हुई है। जावेद शाह ने उसके चेहरे को गौर से देखा। निकाह ठीक से हुआ? किसी ने रोका तो नहीं? जैद ने सिर झुकाकर कहा, निकाह हो गया बाबा, पर वो बहुत मासूम है, थोड़ी सी धमकी पर चुपचाप मेरी बात मान ली। जावेद शाह हल्की मुस्कान दबाते हुए बोले, उसके साथ नरमी से रहना, वो अपने बचपन से ही कमज़ोर है, पर दिल की बहुत साफ है। जैद चौंक गया। आपको? आप सब जानते थे? आप उससे बात करते थे? जावेद शाह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं पिछले 10 साल से उससे संपर्क में हूँ। वो मेरी भांजी है जैद, कैसे छोड़ देता उसे अकेला? जैद कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे गुस्सा भी आया और राहत भी मिली। आपने मुझसे क्यों छुपाया? वो थोड़ा शिकायत भरे लहजे में बोला। क्योंकि ये मामू भांजी का मामला था, जावेद शाह ने कहा, और हम एक दूसरे के राज रखते हैं। जैद चुप हो गया। अब जब तुमने निकाह कर लिया, जावेद शाह की आवाज़ मुलायम हो गई, तो बता देना, कब लाकर हमारी हानियाँ, हमारी अनाया को हवेली में उतार रहे हो? जैद ने गहरी सांस ली। पहले दादाजान ठीक हो जाएं, फिर लेकर आऊँगा बाबा। जावेद शाह मुस्कुरा दिए। अच्छा है बेटा, अच्छा है, जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आईसीयू का माहौल। कुछ देर बाद दादाजान की हालत स्थिर हो गई। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जैद दरवाजे पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उनकी झुर्रियों वाली हथेलियाँ, धड़कनों से चलती मशीनें, सब उसके दिल में चुभ रही थीं। वो उनके कमरे में जाने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसका नाम लिया। जैद। उसे लगा किसी ने बहुत दूर से पुकारा हो। वो मुड़ा और दंग रह गया। वहां खड़ी थी सारा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला, हाथ कांप रहे थे। जैद चिंता से उसके पास पहुंचा। भाभी, आप ठीक तो हैं? सारा हौले से सिर हिलाती बोली, ठीक नहीं हूं जैद। आज मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। जैद ने उसकी बात ध्यान से सुनी। तुम्हारे भाई दानिश अनाया से निकाह करने जा रहा है। सारा की आवाज़ टूटती चली गई। जैद की आंखें एकदम सख्त हो गईं। और चाचा जान, वो भी साथ गए होंगे? उसकी आवाज़ पत्थर जैसी थी। हाँ, सारा बोली, जायदाद के लिए, मेरी दुनिया उजाड़ने चले गए हैं। जैद ने उसकी आंखों में देखा। वो औरत बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठिए, पानी पीजिए। सारा बैठते ही बिलख पड़ी। जैद, अगर मैं तुम्हें अनाया का दुबई वाला एड्रेस दे दूं, तो क्या तुम इस निकाह को रोक लोगे? जैद कुछ पल के लिए शांत रहा, फिर बोला, मुझे किसी एड्रेस की ज़रूरत नहीं। मैं उसे जानता हूँ, और वो मेरी पत्नी है, उसे कोई छीन नहीं सकता। सारा ने आंखों से आंसू पोंछे। कैसे कह सकते हो?
मेरे पति को भी तो वही लड़की दी जा रही है, जायदाद की खातिर। जैद ने हल्की शांत मुस्कान के साथ कहा। उनकी कोशिशें बेकार जाएंगी, क्योंकि अनाया अब मेरी है, अल्लाह के घर भी और कानून के घर भी। सारा चौंक कर उसे देखा। निकाह निकाह हो चुका है? जैद ने सिर हिलाया। आज सुबह। सारा कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाई, फिर धीरे से टूटे लहजे में बोली, अच्छा है, कम से कम अब मेरी शादी बच जाएगी। जैद ने उसकी ओर देखा। आप खुद को इतना कमजोर मत समझिए, दानिश आपसे प्यार करता है, बस अपने पिता के हाथों में कंट्रोल है। सारा ने दर्द भरी हंसी हंसी। हाँ, उसी कंट्रोल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जैद आगे कुछ बोल पाता उससे पहले सारा बोली, चलो खाला से मिल लो, उन्हें भी तुम्हारा इंतजार है। जैद उसके पीछे पीछे वार्ड में चला गया। उधर हवाई जहाज लैंड कर चुका था। रफीक चाचा, दानिश और अनाया दिल्ली पहुंच चुके थे। अनाया की आंखें बार बार गीली हो रही थीं। उसे लग रहा था कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। वो अपने कमरे में जाकर अकेले बैठ गई। दिल बार बार वही बात कह रहा था, जैद जरूर आएगा, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके चाचा ने कमरे में आते ही कहा, तैयार रहना, कल दानिश के साथ तुम्हारी मंगनी होगी। अनाया की धड़कनें तेज हो गईं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा उभर रहा था, जैद। दिल्ली के पुश्तैनी घर में 2 दिन बाद। घर में हलचल थी। भगवंत सिंह, दादा जान अभी अभी अस्पताल से वापस आए थे। उनके चेहरे पर खुशी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी थी, अनाया भारत आ गई है। उनकी आंखें भर आईं। बस अब मेरी नातिन इस घर में आएगी। अगले ही दिन रफीक चाचा ने दादाजान के सामने झुककर कहा, मैं अपनी भतीजी की रुखसती लेने आया हूं बड़े भाई। दादाजान का चेहरा खिल गया। और तभी कमरे में धीरे धीरे कदम रखते हुए पहली बार अनाया अपने असली परिवार के सामने आई। उसके दादाजान ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, अल्लाह ने सब्र का फल दिया है। अनाया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने मामू जावेद शाह को भी गले लगाया। हर कोई उसे देखकर खुश था। लेकिन जैद, वो कमरे के बिल्कुल एक कोने में खड़ा था, सिर्फ अनाया को देख रहा था। उसकी नज़रें इतनी तेज थीं कि अनाया की सांसें रुक गईं। उसने डरकर अपनी नज़रें झुका लीं। और अगले ही पल जैद ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बोल पड़ा, चलो दुल्हन को ले चले। और असली कहानी अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अगला हिस्सा होगा सुहागरात, जहां पूरी कहानी नई दिशा लेगी। दादाजान ने जब सबके सामने अनाया को गले लगाया तो घर के हर कोने में जैसे सुकून फैल गया। उनकी आंखों से बहते आंसू ये साफ बताते थे कि 10 साल से दिल में दबे दर्द को आज राहत मिली है। मेरी बच्ची, मेरी हानिया, वो बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। अनाया को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके भीतर की टूटी हुई जगहों पर नर्म कपड़ा रख दिया हो। उसका पूरा बचपन दादाजान की गोद में बीता था, और आज फिर वही गोद उसे मिला तो दिल जैसे पुराना घर ढूंढ ले। कमरे में एक एक करके सब लोग आए। खाला रुखसाना, मामू जावेद शाह, सारा, आयरा और बाकी घर वाले। सबके चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन एक चेहरा था जो मुस्कान नहीं, बस अनाया को चुपचाप गहरी नज़रों से देख रहा था, जैद। वो कमरे के बिल्कुल एक कोने में खड़ा था, अपने हाथ पीछे करके, कंधे सीधे, कमीज की बाजू थोड़ी ऊपर चढ़ी हुई। उसकी आंखों में ठंडा सा तेज था, ऐसा तेज जिसे देखकर अनाया की धड़कनें घबराने लगती थीं। जब दादाजान अनाया को सीने से लगाए खड़े थे, तभी जैद की भारी शांत आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, चलने की इजाज़त हो तो हम अपनी दुल्हन को ले चलें। पूरा कमरा एक पल को ठहर गया। जहां सबके चेहरे पर हल्की हंसी थी, वहीं अनाया का चेहरा पीला पड़ चुका था। दादाजान ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, वो तो अब तुम्हारी अमानत है बेटा। ये सुनते ही जैद ने सिर झुकाकर सलाम किया, फिर अपनी नज़रें दोबारा उसी पर टिका दी, अनाया पर। अनाया के चेहरे पर गिरती परछाइयां। अनाया ने धीरे से आंखें उठाईं, बस एक पल को, और उस एक पल में जैद की आंखों का गुस्सा, उसका हक, उसकी तड़प और उसका डरावना सुकून, सब कुछ उसमें उतर गया। उसकी सांस रुक गई। वो फौरन नीचे देखने लगी। दादाजान ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे जैद की तरफ बढ़ाया। चलो बेटी, अब तुम अपने घर जा रही हो। अनाया के पांव कांप रहे थे। उसने पीछे मुड़कर खाला को देखा, जैसे पूछ रही हो, मैं क्या करूं? खाला ने नरमी से सिर हिलाया। जाओ। रुखसती का पल। सबने फूल बरसाए,
ढोल बज रहा था और हवेली का बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था, पर अनाया के दिल में ढोल की नहीं, बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, ज़ैद की धड़कनों की। वो कार तक पहुंची तो ज़ैद ने खुद उसके लिए बैक सीट का दरवाज़ा खोला। वो बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया, इतना पास कि अनाया को उसकी सांसें अपने कान के पास महसूस होने लगीं। बैठो, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन आदेश भरी। अनाया बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। दरवाज़ा हल्के धड़ाके के साथ बंद हुआ। ज़ैद फ्रंट सीट पर आकर बैठा, इंजन स्टार्ट किया और कार चल पड़ी। रात का सफ़र, खामोश मगर भारी। कार के अंदर सिर्फ एसी की हल्की आवाज़ थी। अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर की लाइटें तेज़ी से गुजरती जा रही थीं, लेकिन उसके मन में सब कुछ धुंधला था। कुछ देर बाद ज़ैद ने ड्राइव करते करते अचानक पूछा, डरी हुई हो? अनाया चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। वो आगे सड़क पर ही देख रहा था। जवाब दो, उसने फिर कहा। अनाया ने बहुत धीरे से कांपती आवाज़ में कहा, हाँ। ज़ैद ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, डरते रहो, ये डर ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। उसके शब्द जैसे दिल में धंस गए। अनाया ने धीरे से कहा, कृपया हमसे ऐसे मत कहिए। ज़ैद मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में गर्माहट नहीं थी, बस तंज था। निकाह मेरे साथ है, रहना मेरे साथ है, घर मेरा है, नाम मेरा है, और तुम कहती हो ऐसे मत बोलो। अनाया की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप मुड़कर खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। ज़ैद ने कुछ देर उसे देखने के बाद कहा, रोने से फैसले नहीं बदलते अनाया। उसने उसका नाम इतने गहरे सुकून से लिया कि उसकी रूह कांप गई। हवेली, पहली बार। 1 घंटे बाद कार पुरानी विशाल हवेली के द्वार पर रुकी। हवेली की ऊंची दीवारें, पुरानी नक्काशी, अंगनाई और बीच में खड़ी बड़ी सी काली लकड़ी की दरवाज़ा, सब कुछ जैसे कहानी सुनाता था। अनाया सांस रोके देख रही थी। ज़ैद ने कार का दरवाज़ा खोला। उतरो। वो धीरे से उतरी। चारों तरफ खामोशी थी। बस एक चीज़ ठंडी हवा की तरह उसके पास आकर ठहर गई। ज़ैद, उसकी मौजूदगी। चलो, वो उसके बिल्कुल पास आकर बोला। अनाया ने सिर झुकाया, उसके कदम भारी थे। ज़ैद उसे हवेली के अंदर ले गया। अंदर जाते ही हल्की इत्र की खुशबू, मुलायम रोशनी और संगमरमर की फर्श ने हर चीज़ को और भी डरावना बना दिया। ज़ैद का कमरा और अनाया की पहली सांस अटकना। कुछ मिनट बाद वो दोनों ज़ैद के कमरे के सामने थे। एक बड़ा, ऊंचा दरवाज़ा, दरवाजे पर सोने की कारीगरी और अंदर से आती हल्की महक। ज़ैद ने दरवाज़ा खोला। कमरा बड़ा था, बहुत बड़ा। दीवारों पर गहरे रंग, लैंप की पीली रोशनी, नर्म कालीन, एक विशाल बेड और उसके सामने वाली दीवार पर ज़ैद की तस्वीरें। अनाया को लगा जैसे कमरा सिर्फ चीज़ों से नहीं, बल्कि ज़ैद की मौजूदगी से भरा हुआ हो। अंदर आओ। उसकी आवाज़ में कोई जल्दी नहीं थी, पर आदेश वही था। अनाया अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो पलटकर खड़ी ही हुई थी कि ज़ैद कुछ कदम उसके पास आया, इतना पास कि बस एक सांस का फासला रह गया। अनाया की सांसें तेज होने लगी। उसका दिल हर सेकंड सीने से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। क्यों डरती हो मुझसे? ज़ैद ने बहुत धीरे पूछा। अनाया की आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। उसने किसी तरह कहा, आप बहुत गुस्सा करते हैं और ज़ैद ने बीच में कहा, और क्या? और आपको लगता है हम आपकी चीज़ हैं। ज़ैद मुस्कराया, धीमी खतरनाक मुस्कान। क्योंकि तुम हो मेरी चीज़, मेरी पत्नी, मेरी अमानत। अनाया की आंखों से आंसू गिरने लगे। ज़ैद ने उसके आंसू को अपने अंगूठे से पोंछा। रोना बंद करो, ये घर तुम्हारा भी है। वो उसकी ठुड्डी हल्के से उठाकर बोला, अब यहाँ एक नियम चलेगा जो तुम्हें समझना होगा। अनाया कांपती आवाज में बोली, क्या नियम? ज़ैद ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीमे, बहुत खतरनाक अंदाज में कहा, तुम जहां जाओगी, जिससे बात करोगी, हमेशा पहले मुझे बताओगी। मेरी इजाज़त के बिना तुम्हारा एक कदम भी बाहर नहीं पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी मर्द की तरफ एक नज़र भी उठाकर नहीं देखोगी। समझी? अनाया की सांस रुक गई। वो कुछ बोल नहीं पाई।
जैद एक कदम और नज़दीक आया, उसके बालों को कान के पीछे कर दिया। उसकी सांसें अनाया के चेहरे को छू रही थीं। अब दूसरी बात, उसने धीमे कहा, आज हमारी सुहागरात नहीं है। वो ठंडी आवाज में बोला, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मेरे हाथों से दूर रह पाओगी। अनाया ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। जैद हल्के से उसके गाल को छू कर बोला, जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। उसके शब्दों में अजीब सी गर्माहट थी जो अनाया के अंदर तक उतर गई। वो पल भर को उसके चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, अब जाओ, चेंज कर लो, फिर बात करेंगे। अनाया जैसे सांस लेकर वापस जिंदा हुई हो। वो धीरे धीरे कमरे के कोने में रखी अलमारी की तरफ बढ़ गई और जैद उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में आग भी थी और एक वादा भी, मैं तुम्हें अपनी बनाकर ही रहूंगा, चाहे जितना वक्त लगे। जैद के कमरे की शांत रोशनी अब कुछ और ही रंग ले चुकी थी। कमरे की हर चीज बड़ी खामोशी से अनाया को देख रही थी, जैसे ये कमरा पहले भी उसे जानता हो। अनाया अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश में धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ी। उसके कदम इतने हल्के थे जैसे जमीन पर रखे हों या हवा में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि जैद की आंखें उसके हर कदम पर टिकी हुई हैं, हर सांस पर, हर हरकत पर। वो अलमारी खोलकर अंदर देखती है। अंदर उसकी साइज की बड़ी ही खूबसूरत नाइटवेयर रखी थी, गुलाबी रंग का, बहुत नर्म कपड़े का। अनाया ने उसे देखते ही हाथ रोक लिया। मन में डर भी आया और अजीब सी शर्म भी। ये हमने नहीं रखा, ये तो किसी ने। उसके मन में कई सवाल आ गए। तभी पीछे से जैद की गहरी आवाज आई, पहने उसे, ये तुम्हारे लिए ही है। अनाया अचानक पलटी। उसे लगा था जैद कमरे से बाहर जाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन वो वहीं था, सोफे पर बैठा हुआ, लेकिन नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। उसकी गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनाया को मजबूर कर देता कि वो नजरें झुका ले। आप बाहर नहीं जाएंगे? उसने बहुत धीरे पूछा। जैद की हल्की सी मुस्कान आई। नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, मैं बाहर क्यों जाऊं? उसकी बात सुनकर अनाया के गाल हल्के लाल हो गए। उसके हाथों में पसीना भर आया। हम ऐसे कपड़े आपके सामने कैसे? उसने झिझकते हुए कहा। जैद आगे झुककर बोला, मैं नजरें फेर लूंगा, जाओ बदल लो। उसके लहजे में एक अजीब सी सख्ती भी थी और थोड़ी सी नरमी भी। अनाया ने चुपचाप कपड़े उठाए और कमरे के बाथरूम में चली गई। बाथरूम में दाखिल होते ही उसने खुद को आईने में देखा। चेहरा थका हुआ, आंखें डरी हुईं, बाल बिखरे हुए। ये वही लड़की थी जो कुछ घंटे पहले दुबई के अपने कमरे में बैठी रो रही थी और अब भारत में अपने बचपन के पति के कमरे में खड़ी थी। उसने कपड़े बदलते हुए गहरी सांस ली। शायद दूसरी बार वो महसूस कर रही थी कि उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही। कपड़े पहनकर जब उसने आईने में देखा तो खुद को पहचानना मुश्किल था। कपड़ा बहुत सादा था, लेकिन अनाया पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने डरते हुए दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे बाहर आई। जैद की आंखें और अनाया की सांसें। जैसे ही अनाया कमरे में आई, जैद ने एक पल को भी नहीं देखा। सच में उसने नजरें फेर ली थीं। वो अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहा था, या कम से कम दिखा रहा था कि देख रहा है। अनाया धीरे से बोली, बदल लिया है। जैद ने फ़ोन नीचे रखा, उठकर खड़ा हुआ और धीमी चाल में उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चाल, उसकी उंगलियों का हिलना, उसकी आंखों का भाव, सब अनाया की सांसें रोक रहे थे। जब वो 2 कदम दूर था, उसने उसकी आंखों में देखा, सीधे, गहराई तक। डर क्यों रही हो? उसने बहुत शांत, बहुत धीमी आवाज में पूछा। अनाया कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। जैद ने उसकी ठुड्डी हल्के से ऊपर उठाई। तुम्हारी हर चीज की इजाजत मैं नहीं मांगूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज में सच भी था और एक अनकही चेतावनी भी। जैद का पहला एहसान या पहला आदेश? जैद थोड़ा पीछे हटकर बोला, अब सो जाओ, आज की रात तुम्हें आराम चाहिए। अनाया ने चौंक कर उसे देखा। आप दूसरी तरफ सोएंगे? जैद हल्के से हंसा, न बहुत तेज, न बहुत हल्का। उस हंसी का असर अनाया के दिल तक गया। नहीं,
मैं सोफे पर सोऊंगा, उसने कहा। फिर जैद ने बड़े बेड की तरफ हाथ उठाकर कहा, तुम यहां सोओगी। अनाया को उसकी बात सुनकर जैसे राहत मिली। शुक्रिया, उसने धीमे कहा। जैद ने आंखें थोड़ी संखरी की। मेरे सामने शुक्रिया मत कहा करो, पसंद नहीं। अनाया चुप हो गई। वो धीरे धीरे जाकर बिस्तर पर बैठी, चादर ओढ़ी और सिर दीवार की तरफ मोड़ लिया। जैद सोफे पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही थीं। बार बार वो अनाया की तरफ देखने लगता। वो सो रही थी, लेकिन नींद उसके पास भी नहीं आ रही थी। उसकी गर्दन कभी इधर मुड़ती, कभी उधर। वो चादर को थोड़ा कस कर पकड़ लेती, जैसे किसी डर से बच रही हो। जैद उसे देखता रहा। उसका दिल हल्का नहीं था। वो सोचता रहा, कौन कौन से झूठ सुनाए गए उसे, कैसे चाचा ने उसे मेरे से दूर रखा, कितना कुछ सहा है उसने अकेले। उसे गुस्सा भी आ रहा था, रफ़ीक पर, दानिश पर, दुनिया पर और खुद पर भी। लेकिन अनाया को देखते ही उसका गुस्सा ठंडी हवा की तरह धीरे धीरे शांत हो गया। रात के 3 बजे। अनाया का डर। अचानक अनाया की चीख सुनाई दी, चाचा जान, नहीं! जैद, नहीं! जैद सोफे से झटके से उठा। वो भागकर उसके पास पहुंचा। अनाया पसीने से भीगी हुई थी, कांप रही थी और सांसें बहुत तेज थीं। जैद ने उसके कंधे पकड़कर धीरे से कहा, अनाया, सुनो, मैं हूं यहां, तुम ठीक हो, जागो। पर अनाया रो रही थी, चीख रही थी, जैसे किसी बुरे सपने में फंसी हो। जैद ने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरा। बस, बस, किसी को नहीं आने दूंगा तुम्हारे पास, किसी को नहीं। अनाया रोते रोते धीरे से बोली, जैद, हमें ले जाओ यहां से, कृपया। जैद का दिल उस पल पूरी तरह पिघल गया। उसने उसे और कसकर पकड़ा। मैं हूं ना, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अनाया उस पर सिर रखकर धीरे धीरे शांत होने लगी। जैद ने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए धीमे से कहा, अब सो जाओ, डर खत्म हुआ। और अनाया उसके सीने से लगकर नींद में चली गई। जैद ने उसे उठाया और बहुत सावधानी से बिस्तर पर सुला दिया। कुछ देर तक वो उसके सिर को देखता रहा, उसकी सांसों की आवाज़ सुनता रहा। और उस रात जैद सोफे पर नहीं, बिस्तर के एकदम किनारे बैठा रहा, बस उसे देखते हुए। सुबह का पहला मोड़, एक नई मुसीबत। सुबह होते ही दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। जैद साहब, मामला बहुत बड़ा हो गया है। ये नौकर था। जैद ने भौहें से कोड़ी, क्या हुआ? नौकर हाँपते हुए बोला, सर, रफ़ीक साहब और दानिश साहब आपसे मिलने आए हैं, बहुत गुस्से में। जैद के चेहरे पर एक गहरी, खतरनाक मुस्कान फैल गई। अच्छा। वो मुड़ा और अनाया की तरफ देखा। वो अभी भी नींद में थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा शांत, जैसे रात का डर सब मिट गया हो। जैद ने नौकर से कहा, ध्यान रखना, जब तक मैं न कहूं कोई इस कमरे के पास नहीं आएगा, समझे? नौकर ने सर झुका दिया, जी साहब। जैद ने एक बार अनाया पर नजर डाली और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। हवेली का बड़ा हॉल तनाव का माहौल था। रफ़ीक और दानिश दोनों खड़े थे और उनके साथ 2-3 आदमी भी थे। रफ़ीक ने जैद को देखते ही कहा, तुमने बहुत गलत किया है जैद, बहुत बड़ा धोखा दिया है। जैद शांत कदमों से हॉल में आया। उसकी चाल में वो पुरानी, राजसी सी ठहराव वाली झलक थी। गलत? वो धीमे से बोला, गलत कौन, मैं या आप? रफ़ीक गरजा, तुमने मेरी भतीजी को हमसे छीन लिया, मुझे बताकर निकाह किया होता। जैद उसके सामने जाकर रुका, आंखें सीधे उसकी आंखों में। आपकी भतीजी नहीं है वो, उसकी आवाज़ ठंडी थी। वो मेरी बीवी है, बचपन से, आज तक। जैद के शब्दों में इतना सुकून और इतना हक था कि दानिश के चेहरे पर एकदम से ईर्ष्या और गुस्सा भर गया। तुम पागल हो क्या? दानिश आगे बढ़ा, मेरी मंगेतर थी वो। जैद ने उसे बीच में ही रोक दिया। मंगेतर? किसने कहा? उसकी आवाज़ गूंज उठी। झूठ काहे बोल रहे हो दानिश? अधूरी बात बोलकर सोचते हो कि मैं डर जाऊंगा? दानिश को चोट पहुंची। हमसे बात संभाल कर करो जैद। जैद ने ठंडी हंसी हंसी। अच्छा, वरना क्या करोगे? दानिश कुछ बोलने को तैयार हुआ, लेकिन रफ़ीक ने हाथ उठाया। तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं लड़की किसकी है। जैद पास जाकर उसने कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं, और लड़की पर पहला और आखिरी हक भी मेरा ही है, सिर्फ मेरा। रफ़ीक तिल मिलाया। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जैद भौएं उठाकर बोला, कौन सी इज्जत? वही जो आपने अनाया को झूठ बोलकर बंधक बनाकर रखी थी, या वो जिसकी वजह से 10 साल तक एक मासूम बच्ची रोती रही?
रफ़ीक एकदम चुप। उनके चेहरे पर शिकने उभर आईं। ज़ैद की आवाज़ अब और गहरी हो गई। आप चाहते क्या थे? उसे जायदाद की कुंजी बनाकर अपने बेटे को देना? क्यों? ताकि आपका परिवार अमीर हो जाए और उसका जीवन खत्म? रफ़ीक एक कदम पीछे हट गया। अब ज़ैद का ध्यान सीधे दानिश पर गया। और तुम अपनी पत्नी को छोड़कर मेरी बीवी के पीछे घूम रहे थे? किस हक से? दानिश गुस्से से कांप गया। हमने तो सोचा भी नहीं था कि तुम बीच में आ जाओगे, दानिश बोला। ज़ैद मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें खतरनाक इशारा था। क्योंकि तुम सोचते थे कि मेरे दादाजान मर गए हैं और मैं वापस नहीं आऊंगा, सही ना? दानिश तुरंत चुप हो गया। सच में यही उनका प्लान था। ज़ैद ने सीना तान कर कहा, अब सुन लो दोनों ध्यान से। अनाया मेरी बीवी है, इस घर की बहू है, और जब तक मैं जिंदा हूं कोई उसे छू तक नहीं सकता। रफ़ीक गुस्से में चिल्लाया, हम अदालत जाएंगे, तुमने धोखा दिया हमें। ज़ैद ने बहुत धीमे कहा, जाओ पूरी दुनिया को दिखा देना कि तुमने एक लड़की को 10 साल छुपा कर रखा और अब उससे अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रहे थे, जबकि उसका पति जिंदा है। ये सुनकर सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। दानिश की टांगें कांपने लगी। क्या तुम सच में ये सब कोर्ट में बोल दोगे? ज़ैद ने ज़रा सा सिर झुकाकर कहा, कसम है खुदा की, एक एक रिकॉर्ड लाऊंगा और तुम लोग जेल जाओगे। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। पल भर में खेल पलट चुका था। कुछ समय बाद रफ़ीक ने नरमी से कहा, देखो बेटा, झगड़े में क्या रखा है, हम लोग परिवार हैं, तमीज़ से बात। ज़ैद ने हाथ उठाया, रोकिए, परिवार होता तो झूठ नहीं बोलते, छल नहीं करते और उसे दुबई जेल की तरह नहीं रखते। रफ़ीक का चेहरा गिर गया। अब वो जान चुका था ये लड़का किसी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। हमें हमारी भतीजी से मिलना है। रफ़ीक ने नरमी दिखाने की कोशिश की। ज़ैद ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी बात में न कोई सच हो न कोई वज़न। नहीं, उसने साफ कहा, वो सो रही है और आप उससे मिलने लायक नहीं हैं। दानिश चीखा, हम उसके चाचा हैं। ज़ैद मुड़ा और बोला, तो चाचा की तरह बर्ताव करते, ना कि सौदे की तरह। इतना सुनते ही रफ़ीक और दानिश हवेली से बाहर जाने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर रफ़ीक ने आखिरी बार मुड़कर कहा, ये मत समझना कि मामला खत्म हुआ, हम वापस आएंगे। ज़ैद ने गहरी गंभीर आवाज़ में कहा, आइएगा, लेकिन इस बार खाने में नमक कम करवा कर आइएगा। पिछली बार दिल को ज़्यादा चोट लगी थी। रफ़ीक कुछ नहीं बोला। वो और दानिश गुस्से में हवेली से निकल गए। अब हवेली में बस ज़ैद और अनाया। हॉल में अकेला रह गया तो ज़ैद ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव नहीं था, बस सुकून था। अब कोई उसे छू भी नहीं पाएगा, उसने मन ही मन कहा। उसी समय ऊपर से कदमों की हल्की आवाज़ आई। अनाया नींद से उठकर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। किसकी आवाज़ें आ रही थीं? ज़ैद उसकी तरफ बढ़ा, उसके पास जाकर बोला, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब संभाल लिया मैंने। अनाया ने नज़रें उठाकर कहा, क्या चाचा जान? ज़ैद ने उसके हाथ थाम लिए। वो तुमसे अब दूर ही रहेंगे, हमेशा। अनाया की आंखें भर आईं। वो एक कदम पीछे हटी। आपने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? ज़ैद मुस्कुराया, लेकिन उसमें गहरा तेज था। बहुत कुछ कहा जो उन्हें सुनना चाहिए था। अनाया ने डरते हुए कहा, कृपया लड़ाई मत कीजिए। ज़ैद ने उसकी ठुड्डी हल्के से उठाई। मैं किसी से लड़ता नहीं, बस हक लेने जाता हूं। अनाया ने नज़रें झुका लीं। हम तो बस शांति चाहते थे, वो धीमे से बोली। ज़ैद ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें शांति मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले हर दुश्मन को हटाना होगा। अनाया चुप हो गई और तब ज़ैद ने बहुत धीरे, बहुत मुलायम आवाज़ में कहा, अब एक ही बात याद रखना, जब मैं कहूं कि डरना छोड़ दो तो सच में छोड़ देना। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। कुछ था वहां जो उसे डराता भी था और अंदर से सुरक्षित भी कर देता था। अगली सुबह एक बड़ा इशारा। सुबह होते ही हवेली में एक नई गाड़ी लगी, चमकती काली रंग की SUV। अनाया ने खिड़की से देखा। ये किसके लिए है? ज़ैद ने नीचे से आवाज़ दी, नीचे आओ, तुम्हारे लिए है। अनाया चौंक गई। मेरे लिए? उसकी आवाज़ कांपी। ज़ैद बोला, हाँ, अब तुम इस घर की बहू हो, मेरी पत्नी हो और मेरे साथ जाओगी जहां जाऊंगा। अनाया के हाथों में कंपन थी। ज़ैद ने उसके पास आकर कहा, डरो मत, आज मैं तुम्हें बाहर ले जा रहा हूं, एक ऐसी जगह जहां तुम खुद को पहचान सको। अनाया ने धीमे से पूछा, कहाँ? ज़ैद ने हल्की मुस्कान दी, वही जगह जहां से 10 साल पहले तुम्हारा बचपन छीन लिया गया था। अनाया की सांस अटक गई। दुबई? उसने डरते हुए पूछा। नहीं,
जैद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा असली घर। सुबह की ताज़ी हवा हवेली के बरामदे में फैली हुई थी। पक्षियों की आवाज़, धूप की हल्की किरणें, सब कुछ बहुत शांत लग रहा था। लेकिन अनाया के दिल में फिर से एक तूफान उठ रहा था। सीढ़ियां उतरते हुए वो बार बार अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी, क्योंकि उसे पता था आज फिर कुछ बड़ा होने वाला है। नीचे खड़े जैद ने उसे देखते ही एक पल के लिए सांस रोक ली। वो हल्के आसमानी रंग के सूट में थी, बाल खुले, चेहरे पर बिना मेकअप की मासूमियत और आंखों में डर और सवाल। चलिए, जैद ने नरमी से पूछा। अनाया ने घबराई हुई आवाज में कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? जैद उसके पास आया, इतना पास कि उसकी हल्की सी खुशबू अनाया को महसूस हो गई। वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था। वो धीमे से बोला। अनाया की सांस अटक गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा जैद भी सुन लेगा। प्लीज हमें मत ले जाइए उस जगह पर। अनाया की आवाज कांप उठी। जैद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें जाना होगा अनाया। उसकी आवाज में आदेश नहीं, एक गहरी मजबूरी थी, क्योंकि जब तक तुम अपने अतीत से नहीं मिलोगी, अपने भविष्य से जुड़ नहीं पाओगी। अनाया की आंखें भर आईं। कुछ पल तक वो खामोश रही, फिर धीरे से सिर झुका दिया। ठीक है। जैद ने उसकी कमर पर हल्का हाथ रखा। डरो मत, मैं साथ हूं। उसके शब्दों में इतना भरोसा था कि अनाया ने धीरे से सांस ली और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। यात्रा की शुरुआत गाड़ी में मौन और महसूसें। कार के अंदर खामोशी थी। अनाया कभी बाहर देखने लगती, कभी अपने हाथ मसलती, कभी दुपट्टा ठीक करती। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। जैद ने साइड ग्लांस में कई बार उसे देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। अचानक अनाया ने टूटी आवाज में कहा, आप हमें वहां क्यों ले जा रहे हैं, जबकि हमें तो वहां कुछ भी याद नहीं आता? जैद ने बहुत धीरे कहा, यादें होती नहीं, महसूस होती हैं। अनाया ने उसकी ओर देखा। जैद की नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उसकी आवाज दिल के अंदर तक उतर रही थी। 10 साल पहले जिस दिन तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाया गया, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि एक दिन तुम्हें वही जगह दिखाऊंगा जहां तुम्हें आखिरी बार देखा था। अनाया की आंखें नम हो गईं। कौन सी जगह? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। जैद ने बिना मुड़े कहा, वो पुरानी कोठी जहां हमारे निकाह की पहली कसम लिखी गई थी। अनाया ने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में थरथराहट फैल गई। बचपन का वो सच जो उससे छुपाया गया था। गाड़ी जब पुराने शहर के इलाके में पहुंची, सड़कें तंग होने लगीं। दुकानों की भीड़, लोगों की आवाजें, हवा में धूल और मसालों की मिलीजुली खुशबू। सब अनाया को अजीब लग रहा था। वो खिड़की से बाहर देखती रही, लेकिन उसके मन में बार बार बस एक ही सवाल उभर रहा था, क्या हम सच में यहाँ रहते थे? जैद ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। हाँ, यही तुम्हारा असली घर है। तुम्हारा बचपन यहीं बीता था। तुम्हारी माँ यहीं रहती थी, और यहीं तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा हाथ सौंपा था। अनाया की सांस रुक सी गई। उसने तुरंत पूछा, माँ, क्या आप उन्हें जानते थे? जैद ने धीरे से कहा, हाँ, वो तुम्हें बहुत प्यार करती थीं, और वो जानती थीं तुम्हारा बचपन कहीं भी सुरक्षित नहीं है, सिवाय मेरे दादाजान के घर के। अनाया की आंखें छलछला उठीं। तो उन्हें क्यों नहीं? जैद ने उसकी बात काट दी। क्योंकि तुम्हारी माँ को तुम्हारे चाचा ने डराया था, उन्हें धमकाया था कि अगर उन्होंने तुम्हें मेरे घर भेजा तो वो उन्हें घर से निकाल देंगे। अनाया का दिल बैठ गया। उसने कांपते हुए पूछा, चाचा जान, इतना सब? जैद ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो तुम्हारी माँ को तुमसे दूर रखना चाहते थे और तुम्हें हमेशा के लिए जायदाद का लोभ बनाकर रखना चाहते थे। अनाया रो पड़ी। हमें क्यों नहीं बताया किसी ने? जैद ने बहुत शांत होकर कहा, क्योंकि तुम बच्ची थीं और बच्चियों को दुनिया की गंदगी नहीं दिखाई जाती। अनाया चुप हो गई। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। पुरानी कोठी, जहां कहानी की जड़ें दबी थीं। एक लंबी यात्रा के बाद गाड़ी एक पुराने मोहल्ले में रुकी। वो कोठी अब खाली थी। दीवारें टूट रही थीं, छत के कोने काले पड़े थे और हवा में सीलन की महक। जैद ने कार का दरवाज़ा खोलकर कहा, उतरो, ये तुम्हारी माँ का घर था। अनाया के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसने हिम्मत करके पहला कदम रखा। जैसे ही वो अंदर गई, उसके शरीर में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे वो जगह उसे पहचान रही हो।
जैद उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसने दीवारों की तरफ इशारा किया। यहीं तुमने पहली बार चलना सीखा था, यहीं तुमने अपना पहला शब्द बोला था, यहीं तुमने मेरे दादा जान को पहली मिठाई खिलाई थी। अनाया की आंखों में आंसू भर आए। और यहीं? जैद थोड़ा रुका। अनाया ने कांपते हुए पूछा, क्या यहीं? जैद बोला, यहीं तुम्हारी माँ ने हम दोनों का हाथ पकड़कर निकाह की पहली कसम दिलवाई थी। अनाया की सांस जैसे थम गई। वो फर्श पर बैठ गई, दोनों हाथ जमीन पर रखे, आंखों से बहता दर्द। जैद उसके पास घुटनों के बल बैठा। तुम्हारा अतीत कड़वा था, लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं है। वो बहुत नर्म हो गया था। मैं तुम्हें वापस तुम्हारी जगह इसलिए लाया हूं ताकि तुम अपना हक पहचान सको। अनाया ने रोते हुए पूछा, और हमारा हक क्या है? जैद ने उसके गालों से आंसू पोंछे। मेरा घर, मेरी इज्जत और मेरा दिल। अनाया की सांस अटक गई। उसने तुरंत नजरें झुका लीं। जैद उसकी ठुड्डी उठाते हुए बोला, तुम मेरी बीवी हो, और ये मेरा किसी लड़की पर हक नहीं, तुम पर है, क्योंकि ये रिश्ता तुम्हारी माँ ने दिया है, किस्मत ने नहीं। अनाया पूरी तरह टूटकर उसके सीने से लग गई। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट थी। हमें डर लग रहा है, बहुत। जैद ने उसे अपने सीने में छुपाते हुए कहा, तुम्हारे डर के पीछे मैं हूं और मेरे पीछे खुदा। अब तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। और तभी बाहर गाड़ी के पास किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जैद, बाहर आओ, अभी। आवाज वही थी जिससे वो दोनों बचना चाहते थे, दानिश और उसके पीछे रफीक चाचा। जैद की आंखें तुरंत खूंखार हो गईं। उसने अनाया के सिर को हल्के से सहलाया। यहीं रहो, ना एक कदम बाहर, ना एक आवाज। अनाया डरकर उसके हाथ पकड़ लेती है। कहीं मत जाइए, कृपया। जैद ने उसके हाथ अपनी दोनों हथेलियों में लिए। मेरी कसम, कुछ नहीं होगा, मैं 2 मिनट में वापस आता हूं। अनाया की आंखों में फिर आंसू आ गए। जैद ने धीरे से उसके माथे को छुआ। अब रोना बंद करो, तुम्हारा पति जिंदा है। और वो बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर आज तूफान इंतजार कर रहा था। कोठी के बाहर का माहौल एकदम तूफान जैसा था। दोपहर की धूप तेज थी, लेकिन हवा में वो सन्नाटा था जो किसी बड़े टकराव का इंतजार कर रहा हो। गाड़ी के पास दानिश गुस्से में आगे पीछे टहल रहा था और उसके पीछे रफीक चाचा 2 आदमियों के साथ खड़े थे। जैसे ही उन्होंने जैद को बाहर आते देखा, दानिश बुरी तरह भड़क उठा। बहुत हो गया जैद, तुम हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अबे मर्द बनकर बाहर आ गया है तो चल बता, कौन सा हक है तेरा अनाया पर? जैद कार के पास पहुंचा, अपनी शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाई और आंखों में वही शेर जैसी सख्ती। हक? इतना बड़ा शब्द बोलते हो दानिश? उसकी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन अंदर तलवार की धार थी। हक तो वो होता है जो खुदा के घर में लिखा जाता है, और अनाया पर वो मैं लेकर आया हूं, निकाह का। दानिश एकदम गुस्से से कांपने लगा। निकाह, 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 तुम हर बात में बस यही बोलते हो। ये कोई खेल है? हमारा क्या? हमारी इज्जत, हमारी शादी। जैद हंसा नहीं, न चिल्लाया, बस ठंडे लहजे में बोला, शादी? तुम्हारी? उसने दानिश के चेहरे पर उंगली रखकर कहा, तुम सारा के पति हो और उसी के रहते दूसरी शादी का ख्वाब देखते थे? दानिश का चेहरा सफेद पड़ गया। रफीक बीच में आया। बस करो जैद, ये सब नाटक बंद करो। हमने लड़की को पाला है, हम उसके चाचा हैं, हमें भी हक है। जैद एक कदम आगे बढ़ा। चाचा? उसने शब्द पर जोर निया। जिसने उसकी माँ की मौत के बाद उसे अपने घर में ताले बनाकर रखा, जिसने उसे पढ़ने तक नहीं दिया, जो उसे जायदाद का चारा बनाना चाहता था। रफीक का गुस्सा फट गया। अरे उसके बाप का नाम तक तुम जानते नहीं? जैद ने तुरंत बीच में कहा, जानता हूं, बहुत अच्छी तरह। अनाया की माँ मेरे दादा जान की बहू जैसी थी, वो हमें बेटी कहकर बुलाती थी। रफीक की आवाज दब गई, चेहरा उतर गया। जैद आगे बढ़कर बोला, और सुनो रफीक साहब,
कोर्ट में जाकर बोले तो सही कि आपने एक मासूम बच्ची को 10 साल अपने पास कैद करके रखा। देखते हैं कहाँ तक बचते हो। दोनों आदमियों के माथे पर पसीना आ गया। दानिश चुप हो गया। रफीक की आवाज धीरे धीरे टूट रही थी। हमें हमारी भतीजी से मिलना है। जैद की आंखों में ठंडा गुस्सा फैल गया। आज? कभी नहीं। उसने हाथ उठाकर इशारा किया। वो मेरे साथ है, मेरे घर में है, मेरी पत्नी है और तुम्हारे जैसे लोगों से दूर ही रहेगी। दानिश चिल्लाया, तुम ज्यादा बोल रहे हो जैद, हम उसे जब चाहे ले जा सकते हैं। अब जैद सच में गुस्से में आया। वो एकदम दानिश के पास गया, उसके कॉलर पकड़कर खींचा और आंखों में घूर कर बोला, मेरी बीवी को ले जाने की बात जुबान से फिर निकाली तो हाथ काट दूंगा। दानिश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जैद की पकड़ लोहे जैसी थी। रफीक ने बीच में आकर कहा, छोड़ दो, हम पुलिस को बुलाएंगे। जैद ने कॉलर छोड़ते हुए कहा, पुलिस बुलाओ, मैं तुम्हारी असली कहानी बताता हूं, कैसे तुमने मेरी बीवी का बचपन नीलाम किया। रफीक के चेहरे से सारी हवा निकल गई। वो एक कदम पीछे हट गया। दानिश खुद को संभालते हुए बोला, हम आएंगे, फिर आएंगे, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जैद पलटा और बिना गुस्से के शांत आवाज में कहा, खत्म? अभी शुरू भी नहीं हुआ है। रफीक और दानिश मुड़कर गाड़ी में बैठे और गुस्से में वहां से चले गए। कोठी के बाहर फिर से सन्नाटा हो गया। अंदर अनाया का डर कांप रहा था। जब जैद कोठी के अंदर लौटा, अनाया दीवार के पास खड़ी थी। उसका चेहरा फक था, आंखें लाल और हाथ कांप रहे थे। कौन थे? मुझखल से पूछा। कहीं आपको चोट तो नहीं? जैद उसके पास आया, बहुत धीरे से उसके कांपते हाथ पकड़े। कुछ नहीं हुआ अनाया, तुम क्यों डर रही हो? अनाया ने आंखें उठाईं। क्योंकि मुझे लगता है सब मेरी वजह से हो रहा है। जैद एक पल उसके चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे चाचा की वजह से। तुम सिर्फ अपनी किस्मत झेल रही हो, जिसे मैं ठीक करने आया हूं। अनाया पिघलती आवाज में बोली, लेकिन आज आपने लड़ाई की, हम नहीं चाहते थे कि। जैद ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मैंने लड़ाई नहीं की, मैंने तुम्हारे लिए खड़ा होना सीखा है, और ये मैं हमेशा करूंगा। उसके शब्द दिल में उतर गए। अनाया रोते रोते जैद के सीने से लग गई। उसने धीरे से कहा, कृपया हमें छोड़कर मत जाइए। जैद ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जहां जाओगी, मैं वहीं रहूंगा। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जिसमें दुख भी था, प्यार भी, डर भी और एक गहरी पहचान भी। उस पल अतीत वापस लौटा, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। जैद ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे कोठी के उसी हिस्से में ले आया जहां दरवाजे के पास एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा रखा था। वो बक्सा पुराना, टूटता सा, पर उसमें कुछ बहुत निजी था। जैद ने बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक चूड़ी और एक छोटी सी चिट्ठी। अनाया ने कांपते हाथों से तस्वीर उठाई। वो तस्वीर उसकी माँ की थी, एक बेहद खूबसूरत, गर्म मिजाज और मजबूत औरत। अनाया की आंखें भर आईं। ये माँ है? उसकी आवाज टूट गई। जैद ने सिर हिलाया। हाँ, वो तुम्हें एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ने उन्हें ऐसा करने दिया। अनाया तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज रोते रोते कांप गई। माँ, आप कहाँ चली गईं? हमें पता भी नहीं चला। जैद उसके पास बैठा। उसने चिट्ठी उठाई। ये चिट्ठी उन्होंने मेरे दादा जान को दी थी, तुम्हारे नाम लिखी थी। अनाया कांपती उंगलियों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरी हानिया, अगर कभी ये चिट्ठी तुम्हें मिले तो याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा असली घर वही है जहां लोग तुम्हें मजबूरी नहीं, प्यार से रोकते हैं, और तुम्हारा पति तुम्हें सबसे ज्यादा संभालेगा। चिट्ठी नीचे गिर गई। अनाया सिसक सिसक कर रो पड़ी। जैद ने उसे सीने से लगाकर कहा,
तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी और मैं अपनी जान दे दूंगा, पर तुमसे दूरी नहीं होने दूंगा। अनाया उसके सीने में और गहराई तक सिमट गई। और तभी बाहर से एक तेज हॉर्न की आवाज आई। एक गाड़ी रुक चुकी थी। जैद ने खिड़की से देखा, चेहरा बदल गया। वो आवाज थी जावेद शाह की, उसके पिता। और जावेद शाह के पीछे सारा भी उतर रही थी, गोद में आयरा। अनाया एकदम डर गई। अब क्या होगा? जैद ने उसके गालों को छूकर कहा, अब वो होगा जो 10 साल पहले होना चाहिए था। उसकी आवाज गहरी और स्थिर थी। तुम्हें मैं अपने घर ले जाऊंगा, अपने नाम के साथ, सबके सामने, बिना किसी डर के। अनाया की आंखें नम होकर चमक उठीं और जैद ने हाथ बढ़ाया। चलो अनाया, अब घर चलते हैं, सचमुच वाले घर। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया और इसी के साथ उन दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत अब सच में शुरू होने वाली थी। कोठी के बाहर जैसे ही जावेद शाह की गाड़ी रुकी, हवा में एक अलग ही तरह की गर्मी फैल गई। उनकी चाल में एक दबदबा और आंखों में चिंता थी। सारा पीछे से आयरा को संभालती हुई उतर रही थी। आयरा को देखकर अनाया की आंखें तुरंत नर्म पड़ गईं। उस छोटी बच्ची की मासूम हंसी, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ दिल को छू गया। जैद ने लंबा कदम लेकर अपने पिता के पास पहुंचते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम अब्बा। जावेद शाह ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वालेकुम सलाम बेटा, सब ठीक है ना? मुझे खबर लगी कि रफ़ीक और दानिश यहाँ तमाशा कर रहे थे। जैद का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें साफ जवाब दे दिया है। जावेद शाह की नज़रें सीधे अनाया की तरफ गईं, जो डर के कारण पीछे खड़ी थीं, दोनों हाथों को पकड़कर। आओ मेरी बेटी, जावेद शाह ने बहुत मुलायम आवाज में कहा। अनाया ने स्तब्ध होकर उसकी ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इतनी नरमी से बेटी कहेगा। जैद में धीरे से उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, आओ। अनाया एक कदम आगे बढ़ी। जावेद शाह ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बहन एक बार फिर वापस आ गई हो। ये सुनते ही अनाया की आंखें भर आईं। जावेद शाह ने उसे गले लगा लिया। उनके इस आलिंगन में एक पिता की गर्माहट थी, जो अनाया के जीवन में पहली बार महसूस हो रही थी। सारा भी धीरे से पास आई और बोली, आइए अंदर अनाया, अब आप अकेली नहीं हैं। आयरा ने मुस्कुराकर अनाया की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ ना। अनाया अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने बच्ची को गोद में उठा लिया। आयरा उसकी गर्दन में हाथ डालकर हंस पड़ी। वो पल पूरी जिंदगी का सबसे नर्म पल था। अब घर की तरफ सफ़र, सबकी नज़रें अनाया पर। जैद ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। चलो। अनाया, सारा और आयरा पीछे बैठे, जावेद शाह आगे, और जैद ड्राइव कर रहा था। कार के अंदर हल्की खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी तनाव वाली नहीं थी, बल्कि सुकून वाली। सारा ने अनाया का हाथ पकड़ा। डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे घर की इज्जत हो। अनाया ने धीमे से कहा। लेकिन दानिश? सारा ने दुख में मुस्कुराया। वो अपनी गलती समझ चुका है, और अगर नहीं समझा तो जैद समझा देगा। अनाया ने अनजाने में साइड मिरर में देखा। जैद की आंखें उसी को देख रही थीं। वो तुरंत नज़र झुका लेती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती है। शाह हवेली। पहली बार दहलीज पर कदम। गाड़ी जैसे ही शाह हवेली के बड़े गेट के पास पहुंची, दरवाजे खोले गए। पुरानी लकड़ी का भारी भरकम द्वार, जिस पर नक्काशी थी। अनाया की सांसें तेज हो गईं। ये हमारा घर है? उसने धीरे से पूछा। जैद ने मुड़कर कहा, हाँ, ये वो घर है जहां तुम्हें होना चाहिए था, हमेशा से। गाड़ी रुकी। जावेद शाह उतरे। उन्होंने अनाया की तरफ हाथ बढ़ाया। चलो बेटी, आज तुम्हारी असली रुखसती है। अनाया का पैर कांप गया। जैद ने उसकी ओर देखा। वो उसकी तरफ चला और फुसफुसाया, अगर चाहो तो मेरा हाथ पकड़ सकती हो। अनाया ने एक पल सोचा, फिर धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। वो महसूस कर सकती थी कि जैद की हथेली की गर्माहट उसकी हथेली को बिल्कुल ढक रही थी,
जैसे कहना चाह रहा हो, अब डरो मत। अनाया ने तुरंत नजरें झुका लीं। गालों पर हल्की लाली फैल गई। शाम, परिवार के साथ पहली बैठक खाने में सब लोग इकट्ठा हुए। माहौल हल्का था, गर्म चाय, थोड़ा नाश्ता और बहुत सारी नजरें जो अनाया को ध्यान से देख रही थीं। खाला रुखसाना ने अनाया का हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम वापस आईं। अनाया की आंखें भर आईं। जावेद शाह बोले, ये घर अब आधा तुम्हारा है और आधा हमारे बेटे का। तुम दोनों मिलकर इसे पूरा करोगी। जैद ने बिना बोले अनाया की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से और हक के बजाय एक नरमी थी। सारा बच्चे को गोद में दिए कह रही थी, आज रात अनाया को ज्यादा आराम चाहिए, बहुत थक गई है। ये बात सुनकर जैद ने बस इतना कहा, हाँ, आज कोई उसे परेशान नहीं करेगा। उसके लहजे में एक गहरी सुरक्षा थी जो अनाया के दिल तक जा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। सारा अनाया को उसके कमरे तक लेकर गई। कमरा बड़ा था, पीली रोशनी, हल्की खुशबू, नर्म बिस्तर, सब कुछ बिल्कुल शांत, बिल्कुल सुहावना। सारा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अगर कोई डर लगे तो मुझे बुला लेना, और हाँ, जैद जब तक तुम नहीं बुलाओगी कमरे में नहीं आएगा। अनाया ने चौंक कर पूछा, सच? सारा हंसती, सच। वो दिखने में जितना सख्त लगता है दिल से उतना अच्छा है। वो चली गई। कमरा शांत हो गया, बहुत शांत। अनाया बिस्तर पर बैठी थी, हाथ ठंडे, दिल तेज। तभी ठक ठक, बहुत हल्की दस्तक। दिल बंद होता सा लगा। दरवाजे के पीछे जैद की गहरी आवाज, सो रही हो? अनाया ने हिम्मत करके कहा, नहीं नहीं। जैद ने धीरे से कहा, दरवाज़ा खोलो। अनाया कुछ पल हिचकिचाई, फिर दरवाज़ा खोला। जैद अंदर नहीं आया, बस चौखट पर खड़ा रहा। उसकी आंखें अंधेरी रोशनी में और भी गहरी लग रही थीं। मैं अंदर तभी आऊंगा जब तुम कहोगी, वो धीमे से बोला। अनाया के होंठ सूख गए। मैं थक गई हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। जैद ने सिर हिलाया, ठीक है, तुम्हें बाहर सोफे पर हूं, अगर डर लगे तो पुकार लेना। वो मुड़ने लगा, लेकिन तभी अनाया ने धीरे से कहा, जैद। वो रुक गया, पीछे मुड़ा, उसकी आंखें उसके चेहरे पर जम गईं। अनाया ने धीमे से कहा, मत जाइए, बस यहीं बैठ जाइए, कुर्सी पर। जैद ने पल भर उसे देखा और कमरे के अंदर आया। वो कुर्सी पर बैठ गया, बिना पास आए, बिना उसे छुए, सिर्फ बैठा रहा, उसकी तरफ देखते हुए। अनाया ने धीरे धीरे बिस्तर पर लेटकर चादर ओढ़ ली। उसकी आंखें खुली रह गईं। उसने धीमे से कहा, आप सोएंगे नहीं? जैद ने बहुत मुलायम आवाज में जवाब दिया, जब तक तुम सो नहीं जाती मैं नहीं सो सकता। अनाया की आंखें भर आईं। उसके लिए कोई पहली बार इतना जाग रहा था। धीरे धीरे वो नींद में चली गई और जैद पूरी रात बस उसे देखता रहा। और यही उन दोनों की असली मोहब्बत की शुरुआत थी।